हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जो स्टूडेंट्स पहले से इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं वे जानते हैं कि हम राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिसमें हम अपने 4 अध्याय कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी। आप जानते हैं कि राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण आरएएस का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जैसे कि उसका पेपर अभी अक्टूबर में होना आ ही गया है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उस हिसाब से आपके राजस्थान का आर्थिक सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और आपके 150 क्वेश्चंस की अगर बात करें, उसमें से 15 से 20 क्वेश्चंस यानी कि ऑलमोस्ट 10% जो आपका पार्ट है वो इस राजस्थान आर्थिक सर्वेक्षण से आता है। तो अपने आप में ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जिसमें हम अपने 4 चैप्टर्स कर चुके हैं और आज चैप्टर 5 की तरफ जा रहे हैं। 4 चैप्टर्स के अंदर हमने आर्थिक आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुई शब्दावली के बारे में बात की। उसके बाद हमने इसके जो कॉमन डाटा जैसे कि जीएसडीपी, एनएसडीपी की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, उनके बारे में बात की। गवर्नमेंट के अलग-अलग सेक्टर से जुड़ी हुई सभी डाटा जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, कृषि में कितना हमारा योगदान है, अलग-अलग सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने क्या-क्या योजनाएँ लाई हैं, उनके बारे में बात की है। आज हम अपने चैप्टर 5 में बाकी सारे सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और आने वाली क्लासेस में गवर्नमेंट के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई हैं, हर एक साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ योजना लेकर आती है और वो योजनाएं करंट के हिसाब से भी और आपके आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये सब सूचना सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें पता है कि हम पहले से चले आ रहे हैं इन क्लासेस में, तो 4 चैप्टर्स में काफ़ी सारा हमारा मैटर हो चुका है। जो अभी स्टूडेंट्स आए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो बाकी के 4 चैप्टर्स भी देखें, ताकि आप आर्थिक सर्वेक्षण के साथ लगातार बने रहें और सारे टॉपिक्स आपके साथ-साथ कवर होते रहें। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आज चैप्टर 5 में बात करने वाले हैं हम श्रम और रोजगार के बारे में। इसमें क्या डाटा हमें पिछले साल देखने को मिला, 1 जुलाई 2021 से जो आपकी न्यूनतम मजदूरी की दरें हैं, गवर्नमेंट के द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों को बदला गया था। आपको यहाँ दिख रहा है कि 4 तरह के वर्कर्स की बात हो रही है। तो ये आपके अकुशल वर्कर हैं, जिनकी न्यूनतम मजदूरी की दरों को 259 रुपीज़ किया गया है। अर्धकुशल वर्कर हैं, श्रमिक हैं आपके, जिनकी मजदूरी की दर को 271 किया गया है। कुशल वर्कर हैं, जिनकी मजदूरी की दर को 283 किया गया है और जो उच्च कुशल हैं 333। अब बात ये आती है कि किस तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है। आपके अकुशल वर्कर में बिल्कुल ऐसे लेबर आते हैं जो बिल्कुल अशिक्षित हैं, पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। उनकी मजदूरी जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा फिक्स की गई है, वो 259 है। अर्धकुशल में थोड़े से ऐसे मजदूर जो थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हैं, 271। कुशल वर्कर जो पढ़ना लिखना दोनों तरीके से जानते हैं, 283। और उच्च कुशल में उनसे भी हाई कैटेगरी के आ जाते हैं आपके मजदूर, जो पढ़ना लिखना भी जानते हैं और हो सकता है समझाना भी जानते हैं सामने वाले को। तो ये आपके 4 कैटेगरीज आपकी मजदूरों की दी गई है और इनकी जो दरें हैं, इनमें बदलाव किया गया है और जो बदलाव है वो आपके सामने है। अकुशल के लिए 259 रुपीज़, अर्धकुशल के लिए 271 रुपीज़, कुशल के लिए 283 और उच्च कुशल के लिए 333। ये आपकी 4 तरह की गवर्नमेंट के द्वारा मजदूरी की दरें दी गई हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। अगली बात देखिए, इसमें क्या की गई है। 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि ये डाटा ठीक है आपके 2021 का है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, हम 2022 में भी हम 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की बात कर रहे हैं, जिसका डाटा हमारे सामने है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ये ई श्रम पोर्टल श्रम और रोजगार से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं कि 26 अगस्त 2021 को गवर्नमेंट के द्वारा ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी। और इस पोर्टल पर बात एक्चुअली यहाँ पर क्यों आई है इस चीज की, क्योंकि डाटा कब शुरुआत की गई वो तो 2021-22 के डाटा में आ चुका है, हम पढ़ भी चुके हैं। इसके बारे में बात इसलिए की गई है क्योंकि अब जो इस ई श्रम पोर्टल की शुरुआत आपके पिछले साल के सर्वेक्षण में आया था या बताया गया था, की गई थी नवंबर 2022 तक का हमारे पास डाटा है कि नवंबर 2022 तक इस ई श्रम पोर्टल पर कुल 1,27,011, सॉरी रिपीट करती हूं आपका डाटा, 1,27,11,351 असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है।
देखिए दोबारा सुनिए, 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी। मैं फिर से कह रही हूँ कि डाटा तो आपके 21-22 से रिलेटेड है, लेकिन हमें सिर्फ ई श्रम पोर्टल देखना है, हमें ये नहीं देखना कब ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई थी। वो हमारे इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण से नहीं जुड़ा हुआ है। हमें जो बात करनी है वो ये करनी है कि उस ई श्रम पोर्टल के अंदर नवंबर 2022 तक कितने श्रमिकों को पंजीकृत रजिस्टर्ड करवाया गया है। ये ऐसे श्रमिक होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा इस पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं अपने आप को, ताकि गवर्नमेंट इनको मजदूरी दरें या मजदूरी प्रदान कर सके। तो वो आपके सामने जो डाटा है 1,27,11,351 जो श्रमिक हैं उनके द्वारा इस ई श्रम पोर्टल के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड किया गया था। ओके, अगली बात देखिए करते हैं। अगली बात देखिए किस चीज से रिलेटेड है, ऊर्जा। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप कभी भी देखिएगा इस ऊर्जा वाला जो टॉपिक है उसमें से हमेशा प्रश्न उठे हैं आपके। हमेशा जब भी राजस्थान आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, तो ऊर्जा में चाहे आप ऊर्जा उपभोग की बात कीजिए, ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता की बात कीजिए, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो पूछी गई हैं। तो चलिए बात करते हैं अपने इस पोर्टल में क्या कहा गया है। सबसे पहली बात जो की गई है 30 नवंबर 2022 तक, 30 नवंबर 2022 तक विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता, देखिए विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता की बात की गई है 23,487.46 मेगावाट। आपको जो इसमें ध्यान रखना है, मैं फिर से कह रही हूं, अपने आप में ऊर्जा वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी पूछा गया है कि इस साल के, क्योंकि हमारा नवंबर 22 तक का डाटा हमें दिया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में, तो 23 नवंबर 2022 तक जो विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता की बात करें 23,487.46 दिया गया है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए 23,487 मेगावाट पाई गई है क्या, विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता। तो ये आपको 23,487 वाली जो फिगर है ये आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, 2018-19 से 21-22 तक कुल ऊर्जा उपलब्धता, डाटा कब से कब तक का दिया गया है आपके सामने, 18-19 से 21-22 तक जो ऊर्जा की उपलब्धता, मतलब हमें ऊर्जा मिली है, जो ऊर्जा उपलब्धता का मतलब है जितनी ऊर्जा प्रोवाइड की गई है हमें, 18-19 से लेकर 21-22 तक के डाटा में इस ऊर्जा उपलब्धता में जो वृद्धि पाई गई है, जो इंक्रीज पाया गया है, वो है 11.9% का, 11.9% की ऊर्जा की उपलब्धता हमें जो दी गई है उसमें वृद्धि पाई गई है। और मैं फिर से कह रही हूँ ये डाटा सिर्फ एक साल का नहीं है, आप सामने देख ही रहे हैं, 18-19 से 21-22 तक इस ऊर्जा उपलब्धता में जो वृद्धि आई है उसको बताया गया है। अगली बात करते हैं, कुल शुद्ध ऊर्जा उपभोग। देखिए पहले ही जो बात हमने की जिसमें हमने कहा 11.9% की वृद्धि हुई है, वो है ऊर्जा की उपलब्धता में, जो ऊर्जा प्रोवाइड की गई थी। अगली जो आपके सामने बात की गई है वो है ऊर्जा उपभोग की। दैट मीन्स ऊर्जा को कितना यूज किया गया, कितनी कंजम्पशन हुई आपकी ऊर्जा की, उसमें अगर बात करें तो वो वृद्धि जो दी गई है 15.53%, 15.53% की वृद्धि देखी गई है, किसमें, शुद्ध ऊर्जा उपभोग में, कंजम्पशन में। अगली बात करते हैं, नवंबर 2022 तक गांवों का विद्युतीकरण, कितने ऐसे गांव हैं जिनका विद्युतीकरण किया गया है। सारी चीजें इस ऊर्जा वाले में अपने आप में इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता की बात करूं जो 23,487 मेगावाट है। बार बार मैं इस डाटा को रिपीट कर रही हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। 23,487 मेगावाट, कुल ऊर्जा उपलब्धता में जो वृद्धि हुई है वो 11.9% की हुई है, ऊर्जा उपभोग में जो वृद्धि हुई है वो 15.53% की हुई है। और जब बात करते हैं नवंबर 2022, आप देखिए डाटा याद करने में इतनी दिक्कत नहीं है कि कब तक का है, क्योंकि मोस्टली जो डाटा आपके सामने है वो नवंबर 2022 तक का ही दिया है। जैसे इसमें भी बात करें नवंबर 22 तक है, ये 18-19 से 21-22 तक कंपेयर किया गया है। अदरवाइज ये भी आपका नवंबर 22 था। जब ऊपर हमने बात की श्रम और रोजगार, जिसमें हमने असंगठित श्रमिकों की संख्या के बारे में बात की जिनको पंजीकृत किया गया है, वो भी डाटा आपका नवंबर 2022 तक का ही है। क्योंकि गवर्नमेंट देखिए मार्च तक की फिगर बोलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्च तक एग्जैक्ट फिगर
पहले ही आपको पता है फरवरी में आ जाता है हमारा जो भी ये सर्वेक्षण की बात करें या बजट की बात करें, तो डाटा आपका नवंबर दिसंबर तक का ही आपके पास अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं है एग्जैक्ट मार्च तक का होता है। गवर्नमेंट सिर्फ उसको एक्सपेक्टेड बिहाफ पर, एक्सपेक्टेड रेट पर आगे बता देती है। तो यहाँ आपके सामने नवंबर 22 तक का है। नवंबर 22 तक राजस्थान में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया, वो संख्या आपके सामने है 43,965, 43,965। देखिए रिपीट कर देती हूँ, स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा। पूरी स्लाइड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। श्रम और रोजगार की जब बात करें तो ये आपकी न्यूनतम मजदूरी दरों में जो बदलाव है उसके बारे में बात की गई है। अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दरें हैं 259 रुपीज, अर्धकुशल के लिए 271, कुशल के लिए 283 और जो उच्च कुशल हैं, हाई कैटेगरी के आते हैं आपके, उनके लिए 333 है। फिर हमने इसमें पढ़ा कि 26 अगस्त 2021 को एक ई श्रम पोर्टल की शुरुआत गवर्नमेंट ने की थी। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें कितने श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन किया गया, तो वो डाटा आपके सामने है। फिर हमने इस स्लाइड में बात की है ऊर्जा की। ऊर्जा में सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया और कितनी आपकी विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता है। विद्युत की अधिष्ठापित क्षमता की बात करूं 23,487 मेगावाट। ऊर्जा जितनी आपको मिली, उपलब्धता में हुई वृद्धि 11.9, ऊर्जा उपभोग में हुई वृद्धि 15.53, 15.53%, और कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया 43,965। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस स्लाइड में था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने किससे जुड़ा हुआ डाटा दिया गया है। सबसे पहली बात की गई है सड़क और परिवहन की। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, पूछी गई है। सड़कों की लंबाई के बारे में काफी क्वेश्चन आए हैं। तो अगर इस साल के अपने डाटा की बात करें, इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें, जो आपकी सड़कों की लंबाई दी गई है कि इस साल राजस्थान में कितनी सड़कों की लंबाई बढ़ी है, तो वो आपके सामने है डाटा 2,78,813। अब वही बात है, पॉइंट डेसिमल के पीछे का आप इतना नहीं भी ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा। आपको ध्यान रखना है आगे वाली फिगर। 2,78,813 किलोमीटर सड़कों की लंबाई पाई गई है अगर इस साल के राजस्थान की बात करते हैं। सड़कों की लंबाई कितनी पाई गई है 2,78,813 किलोमीटर अगर इस साल की बात करें। अगली चीज दी गई है सड़कों के घनत्व की। घनत्व जो होता है यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है। घनत्व निकाला जाता है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। वो कितना दिया गया है यहाँ पर 81.47 किलोमीटर। सड़कों से जुड़े हुए इन दोनों डाटा को आपको ध्यान रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चाहे सड़कों की लंबाई के बारे में बात करें 2,78,813 किलोमीटर, या सड़कों के घनत्व के बारे में बात करें। और घनत्व में भी ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये प्रति वर्ग किलोमीटर में निकाली जाती है। और कितना घनत्व दिया गया है हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में 81.47 किलोमीटर, 81.47 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण शहरी विकास के बारे में आपका डाटा है कि ग्रामीण शहरी विकास कितना हुआ है। ग्रामीण शहरी विकास में हमें क्या करना है कि हमारे यहाँ पर जब राजस्थान की बात करते हैं, कितने जिले ऐसे हैं जो अति शहरीकृत, जैसे आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये चीज पढ़नी है हमें। कितने जिले ऐसे हैं जो अति शहरीकृत है, मतलब शहरी जनसंख्या, शहरी लोग ज्यादा पाए गए हैं। कितने ऐसे हैं जहां ऐसे जिले जो न्यूनतम शहरीकृत, मतलब गांव के जिले ज्यादा हैं, जहां पर गांव के एरिया ज्यादा बसा हुआ है। तो ये डाटा आपके सामने दोनों ही तरीके का दिया हुआ है। अति शहरीकृत जिले भी पूछे गए हैं, ऐसे जिले राजस्थान में से जहां पर सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या पाई जाती है, और बिल्कुल न्यूनतम शहरीकृत जिले जहां पर बहुत कम। आप प्रतिशत यहां पर है, मैं अभी बताऊंगी आपको। प्रतिशत भी दिए गए हैं कि कितने प्रतिशत लोग शहरी जनसंख्या में आते हैं अगर राजस्थान के जिलों की बात करें। तो चलिए टेबल को पढ़ते हैं। देखिए यहां पर आप टेबल में क्या देख रहे हैं, किस चीज, दो चीज को कंपेयर किया गया, किन दो चीज के बारे में बताया गया आपका, राजस्थान और भारत में शहरी जनसंख्या। देखिए 1961 से इन्होंने कंपैरिजन करते हुए आपको एक टेबल दी है। 1961, 2001, 2011, 21 और फिर 21 के बाद, 21 तो हमारी इस साल की फिगर है जो हमें चाहिए ही, 2031 का भी कंपैरिजन नहीं बोलेंगे बल्कि कि एक एस्टीमेट यहां पर आपके सामने दिया गया है कि जो राजस्थान और भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है कि पूरे राजस्थान में या पूरी भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है, वो प्रतिशत आपके सामने दिया गया है। 1961 से इतना हमें नहीं जाना, हमें अपने ये 21
और जो 2000 आपका 11 और 2021 जो है, इस डाटा को हमें बस कंपेयर करके देखना है। तो पहले मैं आपको बात करती हूँ राजस्थान की। देखिए ये ग्रीन में आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान के बारे में बताया जा रहा है, और जो रेड में आपके सामने है, ये पूरे भारत के बारे में। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 2011 में जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था 24.87%। ये राजस्थान की बात है, जब राजस्थान में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। अगर हम बात करें 2021 की, तो ये शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत बढ़कर हो गया है 26.33%। देखिए बड़ा है, आपके सामने ही फिगर है। राजस्थान में 2011 में जो शहरी जनसंख्या थी 24.87%, 24.87%, और 2021 में जो शहरी जनसंख्या है 26.33%। ठीक है, पूरे भारत के लेवल पर जब बात करेंगे, पूरे भारत के लेवल पर यही प्रतिशत दिया गया है 2011 में 31.14%, 31.14%। राजस्थान में 24 था, पूरे भारत में ये उस टाइम पर प्रतिशत पाया गया 31। चलते हैं 2021 के डाटा में। 2021 में जो राजस्थान का प्रतिशत आपके सामने है 26.33, वो पूरे भारत का प्रतिशत है 34.43%। मोटी मोटी फिगर ही ध्यान रखनी है, पूरा प्रतिशत का नहीं। राजस्थान में 2011 में ये 24% के अराउंड था, जो अब 26% देखा गया है। भारत में जब बात करेंगे 31, और अब 2021 में 34%। चलिए थोड़ा सा प्रोजेक्टेड जो गवर्नमेंट का एस्टीमेट भी आया है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब 2031 की बात करते हैं 2031, उसमें राजस्थान के बारे में जो बात की गई है वो 27.74, 27.74% बड़ा ही है। लेकिन आप देख पा रहे हैं इतना ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। जब 11 से 21 पर हम गए हैं, इन 10 सालों के गैप में जो परिवर्तन आया है वो 24 से 26% आया है। लेकिन जब गवर्नमेंट का एस्टीमेट, क्योंकि देखिए मैंने कहा एस्टीमेट है, इसमें कितना आएगा वो अभी हमें भी नहीं पता, कितना परिवर्तन आएगा। एस्टीमेट के बेसिस पर यह बताया गया है कि 2021 में 26.33% जनसंख्या शहरी जनसंख्या में आती है, वो 2031 में जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी 27.74%। वहीं पूरे भारत के लेवल पर बात करूं तो जो 2021 में 34% के आसपास है, वो आपकी पाई जाएगी 37%। तो ये आपका आंकड़ा था राजस्थान और भारत में कितनी शहरी जनसंख्या है उससे रिलेटेड। अब हम जो बात करेंगे अपनी, अब इस स्लाइड का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। वो आपका क्या है, अति शहरीकृत जिले और न्यूनतम शहरीकृत जिले। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। अति शहरीकृत जिले की जब बात करेंगे, मतलब राजस्थान के ऐसे जिले जहां पे सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या पाई जाती है। राजस्थान के ऐसे जिले जहां पे सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या पाई जाती है, वो हमारे सामने 3 जिले हैं, जिनमें कोटा आपका नंबर 1 पोजीशन पर है। कोटा आपका नंबर 1 पोजीशन पर है। कितने प्रतिशत? कोटा में जितनी भी जनसंख्या रहती है उसमें से अराउंड 60%, 60% जो जनसंख्या है वो शहरी जनसंख्या में आती है। दूसरा स्थान जो आपका लिया हुआ है, दूसरी पोजीशन है आपके जयपुर की। जयपुर में ये प्रतिशत है 52%। तीसरा है आपका अजमेर, जहां पर ये है 40%। देखिए प्रतिशत अगर इतना नहीं भी ध्यान, आपको स्थान जरूर पता होना चाहिए कि जब अति शहरीकृत जिलों की बात की जाएगी तो कौन से हमारे ऐसे जिले हैं जो राजस्थान में अति शहरीकृत यानी कि सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाले माने जाते हैं। कोटा, जयपुर और अजमेर। कोटा का 60% के अराउंड है, जयपुर का 52 और अजमेर में 40% के अराउंड जनसंख्या आपकी शहरी जनसंख्या में आती है। जब बात करेंगे न्यूनतम शहरीकृत जिलों की, देखिए न्यूनतम का मतलब हो जाता है जहां पे सबसे कम शहरी जनसंख्या रहती है, तो उसमें जो आपका प्रतिशत देखा गया है, सबसे न्यूनतम जिला आएगा आपके सामने 3 है। क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, क्वेश्चन में ये पूछा जाए सबसे ज्यादा न्यूनतम शहरीकृत जिला, तो आपका आंसर होएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर में जो प्रतिशत पाया गया है 6.39% है। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा जो जनसंख्या मिल जाती है आपको, वो बाड़मेर। उसके बाद आपका बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। फिर से बता रही हूं, जब सबसे न्यूनतम जिले की बात की जाएगी जहां पे बिल्कुल कम शहरी जनसंख्या है, आपका आंसर डूंगरपुर होगा। उसके बाद जहां पर सबसे कम जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या है, वो बाड़मेर है। फिर तीसरा स्थान जहां पे सबसे न्यूनतम शहरी जनसंख्या है वो आपका बांसवाड़ा है।
ठीक है। इस स्लाइड में हमने सबसे पहले सड़क और परिवहन के बारे में बात की है कि सड़कों की लंबाई कितनी देखी गई है और सड़कों का घनत्व कितना पाया गया है। फिर हमने बात की ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में कि किस जिले में सबसे ज्यादा, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा शहरीकृत जिले में आता है, कौन सा जिला सबसे ज्यादा, सबसे कम शहरीकृत जिले में आता है। उससे पहले हमने भारत और राजस्थान की तुलना की, जिसमें यह पाया कि 2011, 21, 31 में कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी जनसंख्या में आती है, भारत में भी और राजस्थान में भी, जो आपके इस ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है। फिर हमने 3 ऐसे जिलों की बात की जहां पर सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या है, कोटा, जयपुर और आपका अजमेर। जब न्यूनतम शहरीकृत जिलों की बात की जाएगी, डूंगरपुर, डूंगरपुर, बाड़मेर और बांसवाड़ा, वैसे तीनों ही न्यूनतम में आते हैं, बट क्योंकि मैं आपको सीक्वेंस से करा रही हूं तो मैं उसी अकॉर्डिंग बताती हूँ आपको। डूंगरपुर पहले आता है, देन आपका बाड़मेर और फिर आपका बांसवाड़ा। ये हमने इस स्लाइड में बात की है। आगे देखिए, इसमें अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई है आपका पर्यटन। आप जानते ही हैं, राजस्थान की बात है तो राजस्थान में टूरिज्म सेक्टर, पर्यटन अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि पर्यटन के में अंदर हमारे यहाँ पर कितने पर्यटक, देखिए फिर से वही चीज आ गई कि हम नवंबर 2022 की बात कर रहे हैं कि नवंबर 2022 तक सारा डाटा उसी से रिलेटेड है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप दिसंबर तक का पाएंगे, मोस्टली जगह आपको नवंबर का ही मिलता है। तो नवंबर 2022 तक जितने पर्यटक, टोटल कुल पर्यटक की यहाँ पर अगर बात करूं तो ये आपके सामने जो डाटा है 986.32, ये आपके कुल पर्यटक हैं जो राजस्थान में आए हैं नवंबर 2022 तक, 986.32 लाख। अब इनमें से अगर अलग अलग कर दिया जाए, स्वदेशी मतलब भारत के ही जो नागरिक हैं जो राजस्थान में पर्यटक के तौर पर गए हैं, उनकी संख्या जो है वो है 983.24, और जो बच गए, देखिए दोनों याद नहीं हो सकते तो आप विदेशी वाला याद कर सकते हैं कुल, और विदेशी वाला स्वदेशी अपने आप निकल जाएगा। स्वदेशी वाली फिगर याद कर सकते हैं तो उसमें से आप विदेशी भी निकाल सकते हैं। तो 986.32 लाख में से 983.24 आपके स्वदेशी पर्यटक थे जो नवंबर 2022 तक राजस्थान में पाए गए, और उसके अलावा जो बच गए आपके यानी कि 3.08 लाख जो पर्यटक हैं वो आपके विदेशी पर्यटक हैं। तो ये तो बात हुई संख्या की कि राजस्थान में नवंबर 22 तक कितने पर्यटक आए, जिनमें से हमने विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को अलग अलग पढ़ा। अब देखिए आपके सामने क्या दिया गया है। देखिए, राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, राजस्थान के कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, कौन कौन से ऐसे, जैसे आपके सामने ही है, कुछ किलों के बारे में बात की गई है, कुछ क्षेत्र के बारे में बात की गई है, वैश्यशाला के बारे में भी बात की गई है कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो आपको पता है जब यूनेस्को विश्व धरोहर शहर की बात की जाती है राजस्थान में, तो वो जो जगह है वो आपका जयपुर है। जब राजस्थान के अंदर विश्व धरोहर शहर के बारे में बात की जाएगी तो वो आपका जयपुर है। अब बात करते हैं किन किन चीजों को आपके यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो जब पहाड़ी किलों की बात की जाएगी, इनको आप वैसे पहले भी याद कर चुके हैं, उनको रिपीट ही किया गया है। कौन से ऐसे पहाड़ी किले हैं जिनको राजस्थान के अंदर से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़, रणथंबोर, जैसलमेर, आमेर का किला और गागरोन, ये आपके 6 ऐसे किले हैं राजस्थान में जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, जैसलमेर, आमेर और गागरोन, ये 6 किले हैं आपके। जब बात की जाती है संरक्षित क्षेत्र की जिनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, तो वो आपका सिटी वॉल है। सिटी वॉल परकोटा जयपुर में है, जो आप सभी जानते हैं, उसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगली बात जब की जाएगी वैश्यशाला की, तो वो आते हैं आपका जंतर मंतर। तो ये आपके राजस्थान की ऐसी चीजें हैं जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। पर्यटन के टॉपिक में ही आता है, क्योंकि जब पर्यटन में हम ये पढ़ रहे हैं कि कितने पर्यटक हमारे यहाँ आए, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राजस्थान में कौन सी ऐसी देखने वाली चीजें हैं जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो वो आपके 6 किले हैं। पहाड़ी किलों के अंदर इन 6 किलों को डाला गया है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, जैसलमेर, आमेर और गागरोन। और जब बात की जाएगी संरक्षित क्षेत्र की, तो ये आपका सिटी वॉल परकोटा है, जयपुर में है। और जब वैश्यशाला की बात की जाएगी तो ये जंतर मंतर।
और जैसा स्लाइड शुरू होते ही मैंने कहा था कि जब राजस्थान में से यूनेस्को विश्व धरोहर शहर की बात की जाएगी तो वो आपका जयपुर है। तो ये थी इंफॉर्मेशन आपकी पर्यटक से जुड़ी हुई। अगला देखिए किस चीज से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, वो है शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चीजें हुई, वैसे तो मैं कहूंगी आपको कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं हो जाता कि ज्यादा बहुत कुछ पूछा गया उसके बारे में, पर ठीक है आपके आर्थिक सर्वेक्षण में इससे जुड़ी हुई चीजें दी गई हैं तो मैं कुछ चीजें आपके सामने लाई हूं। वैसे आपके आर्थिक सर्वेक्षण में इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बट कुछ चीजें आपके सामने रख रही हूं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे कि हम एक एक टॉपिक वाइज चीजें कर रहे हैं। अदरवाइज जो इससे पहले हमने सारी चीजें की हैं ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे सड़क परिवहन की बात करें, चाहे आपकी श्रम रोजगार ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। अधिष्ठापित क्षमता या गांवों का विद्युतीकरण, आपका सड़कों में कितनी लंबाई है, ग्रामीण शहरी विकास में से आपको ये अति शहरीकृत जिले और न्यूनतम शहरीकृत जिले पते होने चाहिए। यहाँ पर किन किन को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है वो पता होना चाहिए। बस ये लास्ट जो चीज है इसमें हम सिर्फ शिक्षा के बारे में कुछ कुछ चीजें जो है उनको समझेंगे क्या है, इतना ज्यादा इसमें से चीजें नहीं पूछी गई है। चलिए इसमें क्या कहा गया है, राजस्थान में इसमें बात की गई है कितने शिक्षण संस्थान। देखिए इसमें क्या चीज दी गई है, इस स्लाइड में शिक्षण संस्थानों के बारे में बात की गई है। आपको पता है शिक्षण संस्थानों में प्राथमिक विद्यालय भी आते हैं, आपके सीनियर सेकेंडरी वाले भी आते हैं, कुछ विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई है, तो उन सब से जुड़ा हुआ जो डाटा है वो आपके सामने रखा गया है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात की गई है राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या के बारे में। प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी संख्या आपके सामने है, कितने आपके प्राथमिक विद्यालय पिछले साल की जब बात करें वो राजस्थान में दिए गए हैं। अगली बात की गई है प्रारंभिक कक्षाओं वाले राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये प्राथमिक विद्यालय थे। इसके बाद जो आपके दूसरे नंबर पर विद्यालय आते हैं वो आपके माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय आते हैं, जिनकी संख्या दी गई है 15,522। 15,522 ये संख्या थी 35,963, 35,963, और ये है 15,522 जो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आते हैं। उसके बाद अगर बात करें राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तो ये संख्या है 19,839। फिर देखिए डाइस रिपोर्ट 21-22 के अनुसार राज्य के विद्यालयों में कुल नामांकन, ये जो तीन आपके सामने डाटा है ये विद्यालयों की संख्या थी, जिसमें प्राथमिक विद्यालय भी आ गए, आपके उच्च माध्यमिक भी आ गए और उच्च प्राथमिक विद्यालय भी आ गए। अब जो ये संख्या है 21-22 में, ये है विद्यालयों के अंदर कुल नामांकन, इनरोलमेंट कितने स्टूडेंट्स का किया गया, उन इनरोलमेंट की संख्या जो आपके सामने है 71.79 लाख। 71.79 लाख जो आपका है वो नामांकन है, यानी कि कितनों का इनरोलमेंट किया गया है। अगली बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा के तहत राजकीय विद्यालयों यानी कि कक्षा 1 से 12वीं, यहाँ पर देखिए दिया गया है 1 से 12वीं में कितना नामांकन है आपके सामने 58.62 लाख। 58.62 लाख ये आपका नामांकन है, ये कुल नामांकन था आपका। देखिए फर्क होता है कुल नामांकन में, टोटल जो राजकीय विद्यालय होते हैं गवर्नमेंट के आपके स्कूल्स हैं उनमें कितना नामांकन है वो डाटा 71.79 लाख है। और ये आपका सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत, इसमें प्राथमिक वाले जो कक्षा 1 से पहले वाले विद्यालय हैं उनको नहीं जोड़ा गया उस डाटा को, उसको हटाकर जब देखा जाएगा तो वो आपके सामने है 58.62 लाख। अगली बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 17,365 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय राज्य में संचालित है। देखिए मैंने कहा था इस स्लाइड में से सारी आपके सामने सिर्फ फिगर ही हैं, कितने विद्यालय आए गए हैं अलग अलग बताया गया है, माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बारे में। उसके बाद इन्हीं स्कूल के अंदर इन्हीं विद्यालयों के अंदर कितना इनरोलमेंट पाया गया, कितने बच्चों का नामांकन हुआ, उससे जुड़ी हुई डाटा है। कक्षा 1 से 12वीं तक कितना हुआ वो नामांकन दिया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट के कितने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात करें या फिर स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालयों की बात करें, वो राज्य में कितने संचालित हैं, कितने चल रहे हैं, उनके बारे में बात की गई है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको पूरा एक एक डाटा पढ़ें, लेकिन जो पिछली चीज़ें हमने की हैं वो सारी आपको पढ़नी है, चाहे विश्व धरोहर स्थल की बात करें या आपका ये ग्रामीण शहरी विकास की बात करें या श्रम रोजगार के बारे में हमने बात की है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगली स्लाइड में आपको और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगी जिसमें आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी बात करेंगे, और भी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं इसमें उससे जुड़ी हुई बातें आपकी नेक्स्ट क्लास में की जाएगी।
तब तक जो नई क्लास में इसमें जुड़े हैं स्टूडेंट्स, आज आपका चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया है। यानी कि हम 5 चैप्टर 5 अध्याय राजस्थान के आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए कर चुके हैं। तो आप उन पाँचों चैप्टर्स को देखिए। सभी चैप्टर्स जब तक पूरे नहीं किए जाएँगे तब तक आर्थिक सर्वेक्षण का टॉपिक पूरा नहीं होगा। आने वाली स्लाइड में हम आर्थिक सर्वेक्षण वाले और टॉपिक भी करेंगे। तब तक इन सब टॉपिक्स को करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।